तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करते हैं बायो सावर्ट की सेकंड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। यानी आज हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किसी कॉइल के एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉइल है, एक्चुअल में ये करंट कैरिंग कॉइल है। ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल का ये सेंटर है और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है और यहाँ पर एक पॉइंट है P, हमेशा की तरह वो हमारा फेवरेट पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, ये कुछ इस तरह से फ्लो हो रहा है और इस कॉइल के ये इसका सेंटर है। हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी कॉइल है इसकी रेडियस a है, एज्यूम कर सकते हैं, और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से मान लेते हैं x है। तो ये कुछ इस तरह से है कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो ये वायर है इस तरह से और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से यूं, ठीक है, यूं करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे ये गया करंट और इस तरह से इसमें यूं बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे अगर हम हमारे डायग्राम को देखें तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के यहाँ पर कोई पॉइंट भी है, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो उसको आगे डिस्कस करते हैं, इसको आगे लेकर चलते हैं। ये हमारे पास कॉइल है, इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू I है। ये जो हमारा कॉइल है इस कॉइल का रेडियस a है, कॉइल के सेंटर O से x पे, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट भी है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि हमें बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो बायो सावर्ट लॉ अप्लाई करने से पहले हमेशा की तरह हमें एक करंट एलिमेंट को एज्यूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा करंट एलिमेंट है। इधर सबसे पहले देखो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है यहाँ पर, यानी ये करंट यूं और फिर आपकी तरफ फ्लो हो रहा है ऐसे। ये कॉइल ये जो यहाँ पर इस तरह से रखा हुआ है, ये जो इस तरह से रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो सबसे पहला करंट एलिमेंट एज्यूम कर रहा हूँ वो ऊपर की तरफ एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे, है ना। ये आपको दिख रहा है कि देखो ये करंट एलिमेंट मैंने एज्यूम कर लिया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, जो जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, जिसकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। ये और इसकी लेंथ मैं एज्यूम कर रहा हूँ कितनी है, dl लेंथ। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये फाइंड कर रहे हैं कि ये जो dl लेंथ का करंट एलिमेंट है, इस dl लेंथ के करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और हमें अच्छे से मालूम है, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो dl एलिमेंट और ये जो पॉइंट P है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये r है। और रही बात साइन थीटा, तो साइन थीटा मैंने आपको बताया हुआ है, साइन थीटा होता है इस dl वेक्टर, और ये जो आपने r एज्यूम किया है, अभी r आपने इस तरह से एज्यूम किया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है। देखो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरे पास करंट मेरा कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर हमने ऊपर इसके टॉप मोस्ट में एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम किया है जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से, तो यानी ये कुछ एक इसका पोजीशन ऐसा हुआ और यहाँ पर ये r है, इसकी डिस्टेंस पॉइंट P से। तो अब आप बताओ इस dl और ये जो r है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का हुआ। 90 डिग्री का हुआ तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ, dP इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन 90, and sin 90 is 1 अपॉन r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो आपको मालूम है ये यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो इस r की वैल्यू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से, है ना, ये हाइपोटेनस है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ पर अगर ये एंगल मैं फाई से एज्यूम करता हूँ,
तो क्या होगा वो बाद में बात करते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से dB की वैल्यू आ गई जो मैंने इधर करंट एलिमेंट एज्यूम किया था। इसी तरह से मैं इसके जस्ट सामने, जस्ट अपोजिट, डायमेट्रिकली जस्ट अपोजिट एक लेंथ एलिमेंट और एज्यूम करता हूँ। इस बार मेरे पास जो लेंथ एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। मतलब यहाँ पर ये जो एक्सिस था, पहले मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट एज्यूम किया, अब मुझे जस्ट नीचे लेंथ एलिमेंट एज्यूम करना है। तो पहले डायरेक्शन बाहर की तरफ थी, तो इस बार डायरेक्शन अंदर की तरफ है। इसके जस्ट सामने मैंने डीएल लेंथ का, अगेन डीएल लेंथ का ये एक लेंथ एलिमेंट एज्यूम किया है और मुझे वापस बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है। तो अगेन मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन दिस लेंथ एलिमेंट एंड दिस पॉइंट पी। अगर हम देखें, क्योंकि हमने जस्ट इसके अपोजिट लेंथ एलिमेंट लिया है, तो इस बार ये डिस्टेंस अगेन क्या होगी, ये डिस्टेंस r होगी। मान लेते हैं इस बार dB वेक्टर की वैल्यू अलग आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग आ रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू dB डैश है। मान लेते हैं मैंने सिंबल अलग लिया है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन वैल्यू क्या आएगी, μ0/4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r²। चलिए देखते हैं वापस, इस बार dl कहाँ आ गया, नीचे, पॉइंट पे यहाँ है, तो r क्या होगा, देखो एज्यूम करो यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये यूं है ये, यानी जब आपने dl इस तरह से आप ले लेते हो, तो अब r आप इधर किधर भी r ले सकते हो, और अगर आप कहीं पर भी r को ले रहे हो तो r तो हर बार क्या है, इस dl के परपेंडिकुलर ही तो है। इस बार r ऐसे नहीं है, ये r कुछ इस तरह से है। dl तो अब मैंने माना हुआ है यहाँ पर, ये dl है, और r है यहाँ पे इस तरह से। तो अब देखो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का बना हुआ है, एंगल इधर ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, तो वापस साइन थीटा यानी साइन 90 एंड साइन 90 इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करता हूँ तो ये क्लियर है कि dB और dB डैश का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो हम डायरेक्शन और देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो ऊपर वाला जब लेंथ एलिमेंट आया था, तो इस पॉइंट बी की डायरेक्शन कैसे होगी। देखो इस बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं सीधा मैंने इस तरह से किया अंदर बता दिया, क्योंकि इस बार मेरे पास जो वायर है वो ये शेप है वायर की। तो अच्छे से समझना, सबसे पहले मैं इसके लिए फाइंड कर रहा हूँ, तो आपकी तरफ डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है, समझ गए यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से है, देखो ये मेरे पास एक्सिस, ये हो गया डीएल और ये हो गया आर ऐसे नीचे की तरफ। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है, जब हमने बायो-सावर्ट किया तो मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म में डीएल क्रॉस आर आता है। तो ये डीएल है इधर, यहाँ आर है, तो जब आप डीएल क्रॉस आर करोगे तो स्क्रू आता है ऊपर की तरफ, ये डीएल है ये आर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो इन ये जहाँ पर भी ये दोनों जहाँ हैं, ये दोनों कौन, आर और डीएल जहाँ पर भी है उसके परपेंडिकुलर आएगी, उसी प्लेन में आएगी। तो जो फर्स्ट केस है हमारा, फर्स्ट केस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो ये प्लेन है आर और ये डीएल वाला, इसके परपेंडिकुलर वैल्यू आएगी, इसके जस्ट परपेंडिकुलर वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। ध्यान रखना, इधर बहुत बार मिस्टेक होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इसी लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया है, ये लाइन अलग है, इसको इसका कोई रिलेशन नहीं है। बहुत बार हम यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि इसी लाइन को आगे इंक्रीज कर देते हैं, नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। ये जो डीबी वेक्टर है वो हमारा ये जो प्लेन बना हुआ है, जिस प्लेन में ये आर और ये डीएल है उसके परपेंडिकुलर है। और ऐसा क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डीएल क्रॉस आर आया है, डीएल क्रॉस आने की वजह से ये डीबी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हुई है। ये सारा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि डीबी इधर है और आर इस तरह से। अगर आप इसको दोनों को यूं मान के चलोगे ना, जैसे ये नीचे, अब बताओ ये कहीं पर भी हो, ये जैसे अगर इस एक्सिस में मैं इसको कहीं पर भी घुमाऊं, हर बार एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। ये किधर भी घुमाओ इधर 90 डिग्री का बन रहा है और वैल्यू ये आ गई डीबी वेक्टर। इसी तरह से जब मैं इस केस में डीबी डैश वाले केस में वेक्टर बनाऊंगा, डीबी की डायरेक्शन बनाऊंगा, तो वो भी क्या है कि इसके परपेंडिकुलर आएगी। वापस इसी लाइन को एक्सटेंड नहीं किया मैंने, ऐसा नहीं करना कि देखो इसको ये देखो ये अलग जा रही है,
ये अलग है। ये लाइन क्या है, ये db डैश की डायरेक्शन है ये, जो कि इसके परपेंडिकुलर है हमारे पास, और ये एंगल क्या है, ये एंगल फाई है। अब हमें क्या करना है, अगर मैं ये वाली इक्वेशन देखूं तो इससे क्लियर है कि मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस नहीं है, हाँ लेकिन जो डायरेक्शन है वो अलग अलग आ रखी है, और हमें एंगल के बीच का भी कुछ रिलेशन नहीं पता दोनों के बीच में, तब हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो होता है इन दोनों वेक्टर को कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। तो अब हम कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, और सबसे पहले मैं इस db वेक्टर के कंपोनेंट को ब्रेक कर रहा हूँ। तो जब हम db वेक्टर के कंपोनेंट बांटेंगे, दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये मेरे पास हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट और दिस इज दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखो, ये एंगल फाई है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो जब ये अगर फाई किसका है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, फाई होगा। तो इस बार हमारा जो डायग्राम बना है वो जस्ट जब चैप्टर 1 में जो हम डायग्राम बनाते थे उसके बिल्कुल अपोजिट बना है। चैप्टर फर्स्ट में हम क्या करते थे, इसी लाइन को एक्सटेंड करते थे, तो इस वजह से ये फाई है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी फाई हो जाता था, ये फाई होता था तो ये वाला कॉस वाला कंपोनेंट आता था। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, बहुत गलती होती है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ अगर आपने फाई इसके बजाय इसको फाई लिया है दूसरे एंगल को, तब बात अलग है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये फाई होगा, ये फाई है तो फाई वाला कंपोनेंट तो कॉस होगा, और जो बचा हुआ कंपोनेंट है वो साइन होगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, db cos फाई, और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, db sin। ठीक है, इसी तरह से अब मुझे ये जो db डैश है इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक करना है। जब हम इसको कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो अगेन हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट तो होगा db डैश साइन का, और दूसरा कंपोनेंट होगा हमारे पास db डैश कॉस का। चलो अब वापस बात करते हैं कौन सा साइन कंपोनेंट होगा, कौन सा कॉस वाला कंपोनेंट होगा। तो ये फाई है, देखो अगेन ये कुछ इस तरह से है, आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है। चलो पहले मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको फाई शिफ्ट करता हूँ तो इसका मतलब सीधा सा है, अगर मैंने इस वाले को फाई शिफ्ट किया है तो ये भी तो फाई शिफ्ट हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर है, ये 90 डिग्री है, आपको दिख रहा है ये दोनों भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको 90 शिफ्ट करूंगा तो श्योर है कि ये वाला भी कितना शिफ्ट हुआ है। अगर मैं इसको मैंने 5 शिफ्ट किया है तो ये वाला भी तो 5 शिफ्ट हुआ है, इसलिए ये 5 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 5 होगा। अब ये 5 है तो 5 वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस, और जो बचा हुआ कंपोनेंट वो कौन सा हो जाएगा, साइन। आपको दिख रहा है ये जो दोनों वेक्टर है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमने बात किया db और db डैश का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, ओनली db sin फाई कंपोनेंट बचा है। ये db डैश दोनों सेम है तो हम बोल सकते हैं हमारे पास ओनली db sin फाई बचा है। तो ये तो हमने केवल एक सेट एज्यूम किया था। इसी तरह से जो पूरी रिंग को मैं बार बार दो वर्टिकली कंपोनेंट लूँ, दो वर्टिकली करंट एलिमेंट लूँ हर बार, जैसे अभी मैंने ये लिया है, अब मुझे क्या करना है, इसके पास में फिर से मैं एक करंट एलिमेंट एज्यूम करूँगा, और फिर इसके पास में करंट एलिमेंट एज्यूम करूँगा, और वापस वो दोनों कैसे लेने हैं, मुझे वर्टिकली अपोजिट लेने हैं, फिर मुझे दो लेने हैं, फिर दो लेने हैं। तो ऐसा करते 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 मुझे क्या करना है, ये पूरा जो एक्सिस है, सर्कल है, इस पूरे को कवर करना है। हर बार मुझे दो करंट एलिमेंट एज्यूम करने हैं, और जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे हर बार एक ही सिचुएशन मिलेगी कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है कॉस वाले ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट db sin फाई ये बचेगा। तो ऑल इन ऑल अगर मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मेरे पास केवल कौन से कंपोनेंट बचेंगे, db sin फाई वाले कंपोनेंट बचेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा,
तो जितने भी dB sin phi आ रहे हैं हर बार, उन सभी dB sin phi को क्या कर दो, ऐड कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे dB sin phi वाले कंपोनेंट है इसको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से इंटीग्रेट करना है, जहाँ से आपने जो फर्स्ट dB लिया था, फर्स्ट करंट एलिमेंट लिया था, वहाँ से लेकर आपने जो लास्ट करंट एलिमेंट लेना है, ताकि आपका जो रिंग है वो कंप्लीट हो जाए, और फिर उन सभी को इंटीग्रेट करना है। तो हम देखेंगे हर बार ये तो कैंसिल होता रहेगा और ये वैल्यू बचती रहेगी। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस होल कंप्लीट कॉइल B इज द इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi। देखो ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू यहाँ से आई, तो ये हमें ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इस पूरे कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें केवल dB sin phi ही होगा, क्योंकि हर बार dB cos phi तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है। और ये कैंसिल क्यों हो रहा है, देखो इधर dB है, इधर dB डैश है, क्योंकि दोनों बार मैग्नीट्यूड सेम आया है, तो वैल्यू वर्टिकल अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए B इज dB sin phi। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो मुझे dB की वैल्यू पुट करनी है और sin phi की वैल्यू पुट करनी है। लिमिट देखेंगे, लिमिट क्या है, लिमिट को भी सॉल्व करेंगे। तो B इज इक्वल्स टू, so B is equals to integration dB sin phi। so इंटीग्रेशन dB की वैल्यू दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हो, सेम वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो साइन फाई है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ L A X, इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि एग्जाम में मान लो इस तरह से क्वेश्चन आया कि सेंटर से पॉइंट P 5 सेंटीमीटर पे है, तो हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन थोड़ी है, हमें गिवन क्या है, ये x गिवन है, इसलिए हमें इस r को चेंज करना पड़ेगा। या हमें एक ये गिवन हो सकता है कि हमें जो कॉइल दी हुई है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो यानी हमें अगर इससे डायग्राम आता है इससे रिलेटेड, तो हमें दो वैल्यू गिवन होगी, इसकी रेडियस की और कितने डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यानी हमें वापस r को बदलना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ a एंड इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वापस देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये फाई है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये फाई है, और मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस फिगर से साइन फाई क्या आएगा, साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, देखो फाई के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी a अपॉन ये हाइपोटेन्यूज क्या है r, ये r तो है, ये r है, इसकी वैल्यू पुट किया मैंने a अपॉन r, दिस इज a अपॉन r। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी b इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl a अपॉन r क्यूब। देखो आपको फिगर में ध्यान है, ये जो r है दिस r इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। चलो ये वैल्यू भी हम अभी पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a, और ये r, इस r की जगह क्या पुट करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी इसका क्यूब आ जाएगा, और लास्ट में इधर आपको क्या लिखना है, dl लिखना है। तो आपको क्लियर है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस x, ये जहाँ पे जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। और इधर जो लिमिट लग रही है dl की, इस फिगर को अगर हम देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dl, जब आप इस dl को इंटीग्रेट करोगे तो वो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, लिमिट भी पुट करोगे तो 0 से आपको क्या करनी है, पूरी सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करनी है, और पूरी सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करनी है, इसका मतलब ये हुआ 0 टू 2 पाई a, क्योंकि इसका रेडियस a है तो सर्कमफ्रेंस टोटल 2 पाई a आएगी। तो आप सीधा भी तो लिख सकते हो कि आप इस तरह से अगर सभी dl लेंथ करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस कॉइल, इस कॉइल की सर्कमफ्रेंस मिलेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl just can be replaced by b is equals to integration mu naught upon 4 pi, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं, म्यू नॉट i a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3, और इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज
2 पाई ए। इसको यहाँ सॉल्व करना है। यहाँ देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, इधर यहाँ पर a है और ये a है, ये a स्क्वायर बन गया, और इधर ये 2 है और ये 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। और इसको जो सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो मुझे फाइनल b की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर। देखो a इंटू ए स्क्वायर, सो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये रूट है, रूट का मतलब हो गया 1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये तो था सिंगल रूट। हो सकता है इस तरह की बहुत सारी कोयल एक साथ रखी हुई हो। अगर 2 कोयल रखी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये जो जैसे रिंग है, ये फर्स्ट रिंग सेकंड रिंग, 2 रिंग रखी हुई है एक साथ, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 रिंग एक साथ रखी हुई है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से इफ n coil are there, so b is for n coil, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे, for n b is equals to म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये है किसी भी कॉइल के, करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा लेंदी है। अगर आप उसको 1 या 2 बार करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करें, कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट। तो इसी बीच सबसे पहला जो हमारा केस होगा, केस फर्स्ट, ये x अगर 0 हो जाए, इफ दिस x इज 0, ये x 0 होने का मतलब क्या होगा, यानी जो पॉइंट आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, अगर वो पॉइंट सेंटर पे आ जाए, इसका सीधा सा मतलब है अगर आपको किसी भी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कैसे फाइंड करना है। ये पॉइंट पे अगर इस कॉइल के सेंटर पे आ जाए, ये पॉइंट पे अगर कॉइल के सेंटर पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, x 0। तो इस मामला में अगर हम x को 0 कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, b सेंटर की वैल्यू आएगी। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए ये जो भी फॉर्मूला है हमारा, उस फॉर्मूला में x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए आप। जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस 0 और इसकी पावर 3/2 है। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा a क्यूब। यहाँ a क्यूब है, इधर a स्क्वायर है। सो वी गेट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a फॉर n लूप। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का फॉर्मूला आया ये, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a, a उसकी रेडियस है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। केस 2, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस कॉइल से बहुत दूर फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ, मैं सिंपल सा केस एज्यूम कर रहा हूँ, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a, यानी यहाँ तो कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड मुझे फाइंड करना है बहुत दूर, इस कॉइल से बहुत दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो ये जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूला में मैं a को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब a x से बहुत कम है तो a स्क्वायर की अगर हम बात करें तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर से क्या होगा, बहुत 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 ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हम a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट कर सकते हो तो ये जो b का फॉर्मूला होगा ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको तो हमने 0 एज्यूम कर लिया, किसके कंपैरिजन में, एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब,
एक्स क्यूब, इसको अगर मैं और सॉल्व करूं तो यहाँ पर ये हुआ म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। एक्चुअल में ये वाली जो वैल्यू आई है ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के सेंटर पे सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। अब अगर इन्हीं केस को हम थोड़ा आगे और इंक्रीज करें और बढ़ाएं तो कुछ एक दो केसेस और हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो केस कुछ इस तरह से हैं। लेट्स कंसीडर केस 3। केस 3 में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर लेने का मीनिंग ये है, जैसे ये यहाँ पर हमारे पास सेंटर है, तो सेंटर के इस तरफ भी पॉइंट हो सकता है, सेंटर के इस तरफ भी तो पॉइंट हो सकता है। अगर इस डिस्टेंस को मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ तो ये डिस्टेंस मेरे लिए नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। अच्छा, रेडियस की जगह मैंने यहाँ पर a यूज़ किया, तो इधर भी मैं a यूज़ कर लेता हूँ। सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, यानी मेरे कॉइल की जो रेडियस है उस रेडियस के उस डिस्टेंस पे यहाँ पर या यहाँ पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो वैल्यू क्या आएगी, तो वैल्यू क्या आएगी b, यहाँ लिख देता हूँ मैं x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। तो वैल्यू फॉर्मूला याद कीजिए, म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो a स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर की पावर 3/2 का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर इज 2a स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी होगी 3/2। तो दिस इज, तो वैल्यू हमें मिलेगी म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो वैल्यू है दिस इज दी 2a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो वैल्यू होगी 2√2, 2 की पावर 3/2 इज 2√2 एंड a स्क्वायर की पावर 3/2 इज a क्यूब। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, म्यू नॉट ni a स्क्वायर, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 2√2a। अब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से अगर कंपेयर करूँ, देखो जैसे ये म्यू नॉट ni 2a, तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि r डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको मैं b सेंटर या b नॉट बोल देता हूँ, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो जो b नॉट की वैल्यू क्या 1/2√2 वैल्यू आएगा, यानी 0.35, लगभग 0.35 इसका वैल्यू होगा। वैसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ताकि हमें ये पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के केस में कैसे वेरी हो रहा है, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं इधर केवल 0.35√2। और एक लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2 होगा तो क्या होगा। वैसे ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, कोर्स से हट चुका है अभी। x इक्वल्स टू प्लस माइनस a/2 डिस्टेंस पर भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो हम देखते हैं कि b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और x की जगह आपको क्या पुट करना है a/2। a/2 का मतलब ये हुआ जो हमारी रेडियस है उसका हाफ डिस्टेंस। तो जब मैं यहाँ पर a/2 यानी a स्क्वायर बाय 4 पुट करूँगा, और इसकी पावर क्या है 3/2। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखो अगेन म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखो ये 5a स्क्वायर अपॉन 4, और इसकी पावर क्या है 3/2 है। तो उसको फिर यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट ni a स्क्वायर अपॉन 2। जब आप 5 को 3/2 लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा 5√5, यहाँ पर 4 है, और 4 की पावर 3/2 का मीनिंग ये हुआ 4 इंटू 2 यानी 8, और 8 अपॉन में है तो वो आ जाएगा इधर ऊपर, और साथ में a स्क्वायर की पावर 3/2 का मीनिंग हुआ a क्यूब। इसको सोल्व करने पर मैं सीधी वैल्यू लिख देता हूँ, इधर क्या आ रहा है ये कुछ इस तरह से आएगा, और सोल्व करने पे हमें कुछ ये मिलेगा 8 और जो बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू बचेगी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं वो सेंटर वाली वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.7
716 V0। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे जाते हो, उसकी कॉइल की हाफ रेडियस के डिस्टेंस पे जाते हो, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 70% हो जाता है, यानी 30% कम हो जाता है। 70% कहाँ से 30% कम हो जाता है? उसके सेंटर से अप्रोक्सीमेटली 70% हो जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो 30% कम हो जाता है। जब हम इन सभी वैल्यूज़ को एक्चुअल में, ये वाली जो वैल्यू आई है x ± a/2 पर जो पॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर जो हमारा कर्व आ रहा है उस कर्व का कर्वेचर ही चेंज हो जाता है, यानी उसका नेचर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि अब ये हमारे कोर्स में नहीं है तो मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगा। और जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ग्राफ किसके बीच में? बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ये वाला जो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखो दोनों तरफ है, यहाँ पर इस तरफ भी जा सकते हैं हम और इस तरफ भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दो वैल्यू बनाई है, ये x है और यहाँ पर ये भी x है। ये मैं मान लेता हूँ 0। 0 का मतलब आप सेंटर पे हो, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम आई थी। मैक्सिमम आने की वजह से मैं यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट एज्यूम कर रहा हूँ। सो दिस इज V0। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, इस तरफ भी ऐसे आएगा और इस तरफ भी ऐसे आएगा। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है? ये हमारे ही a/2 वाले पॉइंट है। ये भी a/2 है और इधर डिस्टेंस, और इधर भी क्या है? a/2 है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? 70% हो गया अपने मैक्सिमम वैल्यू का। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल।